नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और आज के इस विशेष अंक में, आज की खबरों में, नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कूटनीतिक कनेक्ट, व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार देने की कोशिश। विस्तार से इस खबर को दिखाएंगे, लाइव इनपुट्स भी देंगे इस पूरी खबर पर और इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। और दूसरी खबर, देश में नशा मुक्त भारत की प्रतिबद्धता एक बार फिर से सामने आई है। पहली बार जिहादी ड्रग कहे जाने वाले कैप्टागन की 182 करोड़ की खेप जब्त की गई है और ऑपरेशन रेड पिल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का उस पर बड़ा वार किया है। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे नीट यूजी में पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई, जांच और एजेंसियों का शिकंजा और गहराता जा रहा है। तो कूटनीति से लेकर ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की पड़ताल तक आज के न्यूज नाइट में कई बड़ी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरे की सबसे विशेष बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नीदरलैंड के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी से की मुलाकात। 5 देशों की यात्रा का दूसरा पड़ाव है नीदरलैंड। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा भारत की विविध संस्कृति भारतीयों के दिलों में है धड़कती। 21वीं सदी के भारत को बताया अवसरों की भूमि। गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार पकड़ी गई जिहादी ड्रग कैप्टागन पर दी एनसीबी को बधाई। 182 करोड़ की बड़ी खेप जब्ती पर दोहराई नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई, दोनों मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और सहयोगी मनीषा वाघमारे को 10 दिनों की सीबीआई हिरासत। परीक्षा पेपर हासिल करने और बांटने की साजिश में शामिल होने का आरोप। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में, सेमीफाइनल में एक कड़े मुकाबले में मलेशियाई जोड़ी को दी मात। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा की। 5 देशों की अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के द हेग में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को नीदरलैंड और भारत के बीच संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। 16 मई 2014 के दिन भारत में 3 दशकों के बाद जनता ने एक स्पष्ट बहुमत वाली निर्णायक सरकार को चुना। इस सरकार ने 12 साल में देश का मिजाज जिस स्पीड और स्केल से बदला वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी सरकार ने आखिरी व्यक्ति तक डिलीवरी करके ये विश्वास जीता है। आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवा काल, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में
25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 21वीं सदी में अवसरों की धरती बनकर उभरी है। भारत का विकास मानवता के हित में है। ऐसे में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा होते हैं और भारत ने इन्हीं 12 सालों में मोबाइल मैन्युफैक्चरर से मोबाइल एक्सपोर्टर तक का सफर तय किया है। बीते सालों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर्ड है। युद्धग्रस्त दुनिया, बाधित सप्लाई चेन, वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने आशंका व्यक्त की कि अगर दुनिया इन संकटों से बाहर नहीं आएगी तो अपनी उपलब्धियों को खो देगी और लोग गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। नीदरलैंड और भारत के बीच वाटर, एनर्जी और हाइड्रो पावर सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को प्रधानमंत्री ने बताया और इस साझेदारी में प्रवासियों की भूमिका को उन्होंने महत्वपूर्ण करार दिया। नीदरलैंड से सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आज की हमारा का जो विशेष है वो यही है, भारत नीदरलैंड संबंध नया अध्याय, नई ऊर्जा। आज का हमारा विशेष चर्चा है भारत नीदरलैंड संबंध नया अध्याय, नई ऊर्जा। आज का हमारा विशेष है भारत नीदरलैंड संबंध नया अध्याय, नई ऊर्जा। और इस पर बातचीत करने के लिए दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर प्रभु दयाल, जो कि पूर्व सीनियर डिप्लोमेट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर प्रभु दयाल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ धनंजय त्रिपाठी, जो कि एसोसिएट डीन है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, इंटरनेशनल स्टडीज, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एम्बेसडर प्रभु दयाल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, अगर हम जिसको कहते हैं कि किस तरह से आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे का, नीदरलैंड दौरे का, जो जिस तरह से उन्होंने संबोधन दिया आज और जो एक कनेक्ट जोड़ने की बात कही, कैसे देखते हैं इसको? शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा जहां भी बाहर जाते हैं वो इंडियन कम्युनिटी के साथ जिस तरह से कनेक्ट होते हैं, उनके साथ जिस तरह से जुड़ते हैं, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। देखिए, मैंने 37 वर्ष एज अ सीनियर इंडियन डिप्लोमेट काम किया। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर इस तरह से कम्युनिटी से जुड़ते हो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कर पाते।
और इसका नतीजा हमेशा ये होता है कि देखिए, जो विजिट होती है उसमें जो एक गर्मजोशी आ जाती है, और जो लोकल अथॉरिटीज, लोकल गवर्नमेंट देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर कितने पॉपुलर हैं अपनी कम्युनिटी के बीच में। तो ये जो कम्युनिटी रिसेप्शन हुआ वो वैसे ही हुआ जैसे तमाम दूसरे देशों में होता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कितनी गर्मजोशी से वहां वेलकम किया गया। और इसका बहुत अहमियत है, क्योंकि देखिए नेदरलैंड्स में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये करीब 80,000 की। इसके अलावा सुरिनाम से जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भी करीब 2 लाख से ज्यादा वहां रहते हैं। तो जो नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है उस बात को हमेशा ध्यान में रखती है कि ये जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, ये किस तरह से भारत के लिए अच्छी है और नेदरलैंड्स के लिए अच्छी है। तो एक तो ये बात है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से गर्मजोशी से उनका वेलकम किया। किंग एंड क्वीन ने उनको रिसीव किया। ये एक बड़ा रेयर ऑनर होता है। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ तो नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर के साथ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई, लेकिन इसके अलावा देखिए पीएम मोदी ने कोशिश की कि किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी, टॉप सीईओज के साथ मुलाकात हो, ताकि जो दोनों कंट्रीज का उद्देश्य है बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, उसको सक्सेसफुली मीट किया जा सके। तो अभी तक ये लगा कि बहुत ही ऑल राउंड सक्सेसफुल विजिट है, जिसमें इकोनॉमी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप्स पे, और इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, एग्रीकल्चरल सेक्टर, वाटर मैनेजमेंट, एजुकेशन, इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, और जो नतीजे हैं वो जरूर अच्छे होंगे। जी धनंजय जी, जब हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच की बात करते हैं, व्यापार और निवेश सबसे बड़ी बात है इसमें, और ख़ास तौर पर जब हम सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, किस तरह से दोनों देश और मजबूत साझेदारी डेवलप कर सकते हैं, और भारत के और नीदरलैंड के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये? निखिल जी धन्यवाद। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप जो बात कर रहे हैं भारत और नीदरलैंड के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री, अभी आप जो अपने भाषण आपने दिखाया प्रधानमंत्री का, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बोल रहे थे कि अगर दुनिया के अंदर बदलाव नहीं हुआ, ये दौर क्यास का दौर है, अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो बहुत लोग, जितने हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं पिछले कई दशकों के, वो गड़बड़ा जाएंगे और लोग गरीबी की तरफ चले जाएंगे। उस दिशा में ये यात्रा जो प्रधानमंत्री की है ये महत्वपूर्ण है, और भारत का जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंज ये वेस्ट एशिया में वॉर के तहत है, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण है। और नीदरलैंड में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईयू के साथ एक एफटीए भारत का साइन हुआ है। नीदरलैंड एक बड़ा निवेशक है भारत में, तकरीबन आई थिंक 4th या 5th लार्जेस्ट निवेशक है। और जब दुनिया सेमीकंडक्टर एआई चिप्स की बात कर रही है तो वहां पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं नीदरलैंड के अंदर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, और इसकी संभावनाएं है कि एक पैक्ट इंडिया साइन करने जा रहा है नीदरलैंड के साथ इस यात्रा में, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की तरह देखे जाना चाहिए। साथ में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, भारत का एक लगातार प्रयास ये है कि फॉसिल फ्यूल्स के से हट करके ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ चले। सोलर अलायंस की में भारत का एक अपना योगदान है, एक आप कह सकते हैं लीडरशिप है, और उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री मोदी की एक प्राथमिकता रही है। जब से आप उनके पूरे कार्यकाल में देखें तो उन्हें बड़ा इंफेसिस रहा है कि सोलर एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़े। उस दृष्टिकोण से भी नीदरलैंड एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। और जो अब एक्सपेक्टेशन है कि जो इंडिया ईयू एफटीए जब भी पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो एक मेजर इन्वेस्टमेंट नीदरलैंड से भारत की तरफ आएगा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आएगा, जो आज की नीड है भारत की। हम चाहते हैं, अभी आप पिछले बजट में देखिए कितना इंफेसिस किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डेटा सेंटर पे, और उसमें नीदरलैंड की विजिट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि मेजर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो नीदरलैंड से, यूरोपियन जो देशों में नीदरलैंड से एक मेजर इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में ज्वाइंट कोलैबोरेशन R&D आने का कोशिश है। तो इस दृष्टिकोण से एक बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत टाइमली और बहुत रेलिवेंट विजिट ये प्रधानमंत्री की है नीदरलैंड की। जी निश्चित तौर पर एक बड़ी और जिसको कहते हैं रेलिवेंट
विजिट है। आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहे, दर्शकों आप भी हमारे साथ बने रहे। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना ईएमआई भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा की। बात हो रही है और हमारे साथ राजदूत प्रभु दयाल, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, एम्बेसडर प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय त्रिपाठी एसोसिएट डीन हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से। एम्बेसडर प्रभु दयाल, जब किसी भी देश की यात्रा प्राइम मिनिस्टर की जैसे फाइनलाइज होती है, तो जाहिर तौर पर कुछ एक एजेंडा, कुछ एक बातें दिमाग में रहती हैं कि इस देश की यात्रा की जा रही है, क्यों की जा रही है, ये भी एक बड़ी बात होती है। नीदरलैंड क्यों? नीदरलैंड का क्या, किस तरह से इस दौरे के महत्व को देखते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जरा हमारे आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, नीदरलैंड्स जो है वो भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है, और इसकी मूल वजह है कि वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है, और इसके अलावा वो एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है यूरोप के लिए। तो इस वजह से जो हमारी बायलैटरल पार्टनरशिप है जी, उसमें कई ऐसी चीजें जोर पकड़ती हैं और अहमियत रखती हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड क्लाइमेट रिलेटेड कोलैबोरेशन। अब जैसा प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी कह रहे थे, नेदरलैंड्स जो है ये चौथा सबसे बड़ा सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भारत में, और ये इस बात में बड़ा हमारे लिए महत्व रखता है, क्योंकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए, ट्रेड रिलेशंस बहुत मजबूत हैं। जो मर्चेंडाइज ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये लगभग $27 ट्रिलियन है जी एनुअली, और कोशिशें की जा रही है कि इसको और बढ़ाया जाए। इसके अलावा देखिए, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ये रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डच हैं ये ग्लोबल लीडर्स होते जा रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज में, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाई जा रही हैं भारत के साथ, ताकि क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में जो कोऑपरेशन है वो आगे बढ़े, और इससे हमको जरूर फायदा होगा। इसके अलावा देखिए, एक बात पर बड़ा जोर दिया जाता है कि जो डच है ये वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में इनको बहुत सक्सेस मिला, और भारत जो है वो डच एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करना चाहता है इन क्षेत्रों में, जैसे फ्लड कंट्रोल, वाटर प्योरिफिकेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग। इन सब से किस तरह से हमको फायदा हो सकता है, ये हम हमेशा ध्यान में रखते हैं।
इसके अलावा देखिए, जैसा मैंने कहा था कि एक्सेस टू यूरोप नेदरलैंड्स को होता है। ये जो रॉटरडैम में उनका पोर्ट है, ये यूरोप का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है और नेदरलैंड्स जो है एक तरह का एंट्री पॉइंट है यूरोप में सामान के लिए। तो इंडियन गुड्स को भी इस तरह से एक इजी एंट्री मिलती है अगर नेदरलैंड्स के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हमारे, देखे नेदरलैंड्स को भी बहुत एक इंटरेस्ट है इस बात में कि किस तरह से स्टेबल मैरीटाइम कनेक्शंस बने रहे और एक सिक्योर मैरीटाइम ग्लोबल एनवायरनमेंट बना रहे। तो इन सब वजह से जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रीजन से जो हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है, इनका एजेंडा बहुत जी। तो आपकी जो आखिरी बात है एम्बेसडर प्रभुदयाल, उसी से धनंजय त्रिपाठी जी से शुरुआत करेंगे। जो रणनीतिक और भू राजनीतिक संदेश है इस यात्रा का, इसका अगर हम आकलन करें, इसका क्या संदेश है, ये आपसे समझने की कोशिश करें नीदरलैंड की यात्रा की। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखें तो यूरोप को उन्होंने काफी रेलेवेंस दिया है, जो पहले इस तरह की चीजें नहीं थी। फ्रांस के साथ हमारे काफी अच्छे स्ट्रेटेजिक संबंध है। एफटीए जो बहुत दिनों से अटका हुआ था ईयू के साथ, वो साइन हो गया, जिसको कि मदर ऑफ ऑल एफटीएस कहा जा रहा है, और जैसे ही वो ऑपरेशनलाइज होगा उसका फायदा सबको दिखेगा। तो इस दृष्टिकोण से नीदरलैंड, जैसे कि अभी हमारे पूर्व राजदूत बता रहे थे, बिल्कुल प्रभुदयाल जी जो बता रहे थे कि एंट्री पॉइंट है यूरोप का, बड़ा उनका पोर्ट है, और उसके साथ जो मेजर चीज है वहां पे वो है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इन्वेस्टमेंट या R&D नीदरलैंड में है, वो लीडर है वहां पर। और अगर हम भारत की, विकसित भारत की बात करते हैं 2047 में, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का उसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी जिसका चर्चा की कि किस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें नीदरलैंड एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है भारत के लिए, क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं, टेक्नोलॉजी जो इन्वेस्टमेंट चाहिए भारत को, वो नीदरलैंड से भारत में आ सकता है। और जॉइंट R&D की जो बात चल रही है कि बहुत ऐसे सेक्टर हैं जिसमें नीदरलैंड और भारत साथ में मिलकर भी काफी काम कर सकता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है। तो जो भारत की जिस तरीके की फ्यूचर प्लानिंग है अपने देश को लेकर के, अपनी विदेश नीति को लेकर के, और भी एक बात में मैं रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, आज की जो बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है, उसमें लगातार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए कि अपने इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई करें, मल्टी अलाइनमेंट की जो हम बात कर रहे हैं। और उस दृष्टिकोण से भी ये जो विजिट है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत की तरफ से यूरोप को काफी रेलिवेंस मिल रहा है, और हम यूरोप के साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत रेलिवेंट पार्टनरशिप देख रहे हैं, जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए, नीदरलैंड के लिए भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि भारत के साथ इस तरीके का अप्रोच होना। तो ये जो फ्यूचर है जिस तरीके का भारत अपने लिए देख रहा है, वहां पे नीदरलैंड एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनकी लीडरशिप, ग्रीन टेक्नोलॉजी में उनकी लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी भारत के अपने जो एजेंडाज है विकसित भारत को के उसके लिए। जी 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 जी, निश्चित तौर पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। उसे एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी।
हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा की। किस तरह से यह यात्रा महत्वपूर्ण है और क्या कुछ इसके टेकअवेज है, इस पर हम आपको लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको जो लाइव इनपुट्स है वो भी देते रहेंगे। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर प्रभु दयाल जो कि वरिष्ठ राजनयिक हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय त्रिपाठी जो कि एसोसिएट डीन हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एम्बेसडर प्रभु दयाल, तो भारत की या ये कहें कि जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसमें ये दोनों लोगों के लिए या दोनों देशों के लिए दरअसल इंडिया और नीदरलैंड के लिए कैसे साझा हित है या दोनों के लिए कैसे विन विन सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है आपस में जो साझेदारी है? देखिए, नीदरलैंड्स जो है उसका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन्स तंदुरुस्त रखना, खास तौर पे सेमीकंडक्टर क्षेत्र। ये जो सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है ये नीदरलैंड्स के लिए बहुत क्रिटिकल। और नीदरलैंड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में काम करता है, सबसे टॉप पे समझ लीजिए। और जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी है ये उसके पास है। और इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन हो रहा है वो भी इस बात को ध्यान में रखता है कि किस तरह से इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाए जो कि डच टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन हो। तो इस सब क्षेत्र में अगर सप्लाई चेन्स का डिसरप्शन होता है, सप्लाई चेन्स को नुकसान होता है, तो ये हमारे लिए भी खराब है और नीदरलैंड्स के लिए भी अच्छा नहीं। तो इस वजह से जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स के संदर्भ में जो कोऑपरेशन है ये इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत अहमियत रखता है और भारत और नीदरलैंड्स दोनों साथ साथ काम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों के लिए इस क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंस है। जी, अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करें एम्बेसडर प्रभु दयाल, तो जब आप सेमीकंडक्टर और चिप्स की बात करते हैं, क्या भारत के लिए नीदरलैंड एक अल्टरनेटिव के तौर पर उभरा है, ये कह सकते हैं? जैसे हम चीन और यूएस की बात करते थे कि उनके पास सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भारत को जो देने की बात है वो सारी चीज़ें, उसके बजाय अगर नीदरलैंड भी एक बेहतर सहयोगी हो सकता है और उसके ज़रिए भारत का जो प्रोडक्शन है या जो भारत की अपनी आकांक्षाएं हैं सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर के वो पूरी हो सकती हैं, कैसे इसको देखेंगे? ये आपने बिल्कुल ये सही कहा कि नीदरलैंड्स जो है एक बहुत बड़ा पार्टनर हमारे लिए बन सकता है और कोशिश ये है कि बनेगा। देखिए, मेरे विचार में ये बहुत लाइकली है कि प्राइम मिनिस्टर के विजिट के दौरान कुछ फॉर्मल एग्रीमेंट साइन होंगे जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इनके लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में ये एग्रीमेंट हो, यानी कि हमको लॉन्ग टर्म में उनसे ये टेक्नोलॉजी मिले, मैन्युफैक्चरिंग हब हम हो और दोनों के लिए अच्छा हो क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को उनकी टेक्नोलॉजी यूज करती है तो जो कोलैबोरेशन है वो भी बढ़ेगा और दोनों का फायदा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब इसमें देखना है कि किस तरह से प्रोग्रेस अभी होती है इस तरह के एग्रीमेंट्स के संदर्भ में, लेकिन इस पे सप्लाई चेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी क्योंकि जरूर ये कोशिशें चल रही हैं कुछ कंट्रीज की तरफ से कि सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो और उन्हीं का कंट्रोल बना रहे। तो इन सब को चीजों को संदर्भ में रखते हुए हमको एग्रीमेंट्स करने होंगे ताकि सेफ सप्लाई चेन्स बनी रहे और दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा। जी, धनंजय जी, अगर कहा जाए तो आज की दुनिया में डेटा और टेक्नोलॉजी एक नई शक्ति बनते जा रहे हैं और ऐसे में नीदरलैंड के साथ में भारत की साझेदारी, कैसे इसको देखते हैं? कैसे
आपको लगता है कि ये दोनों के हित में होगा? कैसे इसको परिभाषित करेंगे? देखिए, डेटा डेफिनेटली, डेटा जिसके कंट्रोल में है या डेटा पर जिसका आप कर सकते हैं कि वर्चस्व रहेगा, वो एक इम्पोर्टेंट पावर होगा। भारत ने खास करके हमारे प्रधानमंत्री ने खुद भी इस पे कई बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया है कि डेटा पावर हाउस इंडिया को बनाना है, और उसके उसके तरफ पिछले बजट में ही हमने देखा कि काफी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। और जो डेटा आज की तारीख में जिस तरीके का एआई और चिप्स के जो बिजनेस है, उस पर कुछ देशों की एक तरह की हेजेमनी है। और अभी जैसे कि एम्बेसडर प्रभुदयाल बता रहे थे कि वो नहीं चाहते हैं कि और प्लेयर्स इसके अंदर इमर्ज हो। हमने देखा कि किस तरीके से भारत का प्रयास है अपने यहाँ पर चिप्स को डेवलप करने का, और उसको लेकर के किस तरीके की कोशिशें की गई। तो ये नीदरलैंड के साथ इस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण यात्रा बिल्कुल इसलिए है, इस संदर्भ में है कि जब भारत अपने को, और भारत का देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा होने जा रहा है, ये बात जग जाहिर है, इसको कोई छुपी हुई बात नहीं है। और भारत का इन्वेस्टमेंट, अगर जो भी देश भारत के साथ इन एरियाज में कोलैबोरेट करेगा, आर&डी, देखिए आर&डी कोऑपरेशन से, कोलैबोरेशन से वो बेहतर होता है, हर टेक्नोलॉजी का यूजेस से वो और बेहतर होती है। तो इसलिए भी नीदरलैंड में से, भारत के ही दृष्टिकोण से नहीं, नीदरलैंड के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है अगर भारत के अंदर वो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी को ले आते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम ज्वाइंट कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेटाज में, एआई चिप्स में, कुछ जगह पर नीदरलैंड लीडर है पूरे वर्ल्ड में, उन चीजों पर अगर भारत के साथ कोऑपरेशन में बढ़े तो नीदरलैंड को भी फायदा होगा और भारत को फायदा होगा। नीदरलैंड यूरोप के अंदर तीसरा ऐसा देश है, फ्रांस और जर्मनी के बाद, जिसकी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है। और उसकी अगर आप स्ट्रेटेजी पढ़े तो उसमें वो भारत को एक एंकर रोल की तरह मानता है इंडो पैसिफिक में, कि भारत का एक एंकर रोल होगा। रॉयल नीदरलैंड नेवी का भी एक बड़ा प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, और भारत का भी है। तो इस दृष्टिकोण से ये मानने के पीछे वजह क्या है, ये भी बताते चलिएगा, मतलब उस सोच के पीछे। जी, उस सोच के पीछे ये वजह है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और भारत के अंदर जितनी तरीके की आप संभावनाएं, पोटेंशियल है, और भारत ने कभी भी अपने को एक वर्चस्व वाली स्थिति में नहीं दिया है। हमेशा एक ओपन माइंडेड, डेमोक्रेटिक और कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन की बात और फ्री इंडो पैसिफिक की बात भारत भी करता है। तो इन दृष्टिकोणों से कन्वर्जेंस है इंडिया और नीदरलैंड की जो स्ट्रेटजीज है इंडो पैसिफिक को लेकर के, और एंकर भूमिका में वो भारत को मानता है। तो इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये विजिट, और भारत की अपनी सागर स्ट्रेटजी है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए डेफिनेटली जो फ्यूचरिस्टिक हमारे अंडरस्टैंडिंग है अपने देश को लेकर के, अपनी विदेश नीति को लेकर के, उसमें नीदरलैंड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और ये विजिट उस इम्पॉर्टेंट रोल को बिल्कुल रेखांकित कर रही है। जी, प्रोफेसर त्रिपाठी, हम बार बार सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, किस तरह से भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जो डच कंपनीज हैं, खासतौर पर ASML की बात हो रही है, कितना महत्वपूर्ण वो हो सकती है, कैसे देखते हैं उसको, और नीदरलैंड का क्या लाभ है इसके पीछे अगर वो भारत की मदद करता है, ये भी एक जानना जरूरत होगी। देखिए, भारत नीदरलैंड का, मैं आपके आखिरी प्रश्न से शुरू करना चाहता हूँ। नीदरलैंड का लाभ इस दृष्टिकोण से है, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। हम कुछ समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ये सबको पता है। और इस जो हमारी जो प्रोग्रेस है उसमें डिजिटल एक बड़ा रोल है। और भारत के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शंस देखे, भारत के अंदर डिजिटल यूसेज देखे, वो दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से कुछ समय में ही बहुत बड़े स्तर पर वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, और ये और आगे इसके पोटेंशियल्स है। अब आज की तारीख में कोई भी जो कंपनीज एआई में है या चिप्स इंडस्ट्री में है, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत जैसे डेस्टिनेशन को वो कवर करे, वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, ताकि उनको भी ये जो भारत का जो विकास हो रहा है, जो पोटेंशियल हो रहा है, उसमें उनको भी हेल्प मिले। तो नीदरलैंड को खासा बेनिफिट इंडिया में इन्वेस्टमेंट से होगा, क्योंकि जिस तरीके की भारत की अपनी पॉलिसी है, जो प्रोग्रेस पाथ है, उसमें डिजिटल एक महत्वपूर्ण चीज है। हमारे गांव-गांव में डिजिटल फैला हुआ है, यूपीआई का पेमेंट आप देखिए पूरे गांव, शहर, हर जगह हो रहा है। तो वो उसमें इन तमाम चीजों में
उनकी कंपनीज को भी बेनिफिट होगा और भारत को डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमें इन टेक्नोलॉजीज की बहुत जरूरत है। ठीक बात है। एम्बेसडर प्रभुदयाल, जो बात और आपको हम यहाँ से पहले नीदरलैंड से कुछ तस्वीरें दिखा दें। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर प्रभुदयाल और धनंजय त्रिपाठी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से मिलने पहुंचे। इसी दौरान नीदरलैंड सरकार ने चोल वंश की 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण तांबे की पट्टिकाओं को भारत को सौंप दिया। ये सांस्कृतिक धरोहर की वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे प्रयासों का नतीजा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र, जिन्हें तांबे की प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स कहा जाता है और चोला प्लेट्स के नाम से भी इनको कहा जा रहा है, ये भारत को वापस सौंप दिए हैं। ये ऐतिहासिक धरोहर है जो भारत को वापस सौंपी गई है। हम आपको बता दें कि इस औपनिवेशिक दौर में विदेश ले जाई गई भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि चोल काल की इन दुर्लभ तांबे की प्लेटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को लौटाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को ये जो कॉपर प्लेट्स हैं इनको लौटाया गया है। ये चोल राजवंश से जुड़े सबसे अहम ऐतिहासिक अभिलेखों में शामिल हैं। ये तांबे की प्लेट्स 100 साल से ज़्यादा समय तक डच प्रशासन के पास रही हैं और लीडेन विश्वविद्यालय में उनके संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई थी। इन ऐतिहासिक धरोहरों की वापसी भारत सरकार, डच सरकार और लीडेन विश्वविद्यालय के बीच कई वर्षों तक चली बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद संभव हो सकी है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। नीदरलैंड ने ऐतिहासिक ताम्रपत्रों को भारत को वापस लौटाया है और जब हम सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी की बात करते हैं, उनमें ये एक मील का पत्थर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर भारत नीदरलैंड के बीच में अहम सहयोग है और उस सहयोग के तहत ये जो ऐतिहासिक ताम्रपत्र हैं, 21 इनकी संख्या है और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक छल्ले में इनको पिरोया गया है और इस पर चोल काल के की तमिल में और संस्कृत में इसको उत्कीर्ण किया गया है, उसमें लिखा गया है और उनकी चोल राजवंश की मोहर भी इस पर अंकित है। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बहुत सारा इतिहास अपने आप में समेटे है उस दौर का और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की अगर घर वापसी कहा जाए तो गलत नहीं होगा इस लिहाज से। और पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार लगातार इस तरह के धरोहरों को दुनिया भर से वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उनमें ये एक मील का पत्थर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नीदरलैंड ने ऐतिहासिक ताम्रपत्रों को भारत को वापस सौंपा है। तो लगभग 21 की इनकी संख्या है, 30 किलोग्राम इनका वजन बताया जा रहा है। ये तमिल और संस्कृत में अंकित है इस पर, तो बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान ये बेशकीमती ऐतिहासिक ताम्रपत्रों को वापस किया गया है। तो इसका जो महत्व है वो इसका ऐतिहासिक महत्व है और आत्म गौरव जिसको कहते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण है, उसकी घर वापसी है, तो उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है।
और इनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। ये प्लेट चोल सम्राट राजा राज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल से जुड़ी हुई हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण था ये। आपने देखा कि किस तरह से एक महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं कि उसकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है सांस्कृतिक, जब हम विरासतों की बात करते हैं। और टाटा एमओयू साइनिंग सेरेमनी की भी हम बात कर लें, इस पर एक समझौता ज्ञापन, जो एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ये टाटा कंपनी ASML और टाटा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण समझौता ये कहा जा रहा है। ASML और भारत की कंपनी टाटा के बीच में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन है, इस पर हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। तो बहुत महत्वपूर्ण, जिस कंपनी हम ASML की चर्चा कर रहे थे और भारत की जो महत्वपूर्ण और विशेष कंपनी है टाटा, जो भारत के घर घर तक सभी उसके विषय में जानते हैं, उसके उन कंपनी के दोनों कंपनियों के बीच में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। ASML टाटा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये समझौता है और इस समझौते की डिटेल्स भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जिस तरह से भारत और नीदरलैंड के बीच सहयोग की बात कही जा रही थी इस दौरे के शुरुआत में ही, और ये कहा जा रहा था कि ASML की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, भारतीय कंपनियों के साथ टाई अप किया जा सकता है, वो टाई अप सामने आ रहा है। टाटा के साथ में ये टाई अप सामने आया है और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। और दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी इसके महत्व को दर्शाती है। और जिसको कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत एक वर्ल्ड लीडर बनने की उसकी आकांक्षा है, उसकी क्षमता भी है। और इस दिशा में जो इस तरह के समझौते हैं, दोनों देशों की महत्वपूर्ण कंपनियों के बीच में आपस में समझौता, निजी क्षेत्र का समझौता और सरकार के संज्ञान में या सरकार के संरक्षण में, तो ऐसे में ये लीप्स एंड बाउंड्स सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दोनों के लिए, भारत के लिए ही नहीं बल्कि नीदरलैंड के लिए भी, और नीदरलैंड के पास सेमीकंडक्टर क्षेत्र की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है और भारत के पास जिजीविषा है, इच्छा है, कुशल पेशेवर हैं। और इसको भारत का एक बड़ा बाजार है, 140 करोड़ लोगों का देश है और इस सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महारत हासिल करके भारत इसमें एक वर्ल्ड लीडर बनने का आकांक्षी है। और उस दिशा में ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। ASML और टाटा के बीच में बेहद महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ये तस्वीरें ऐतिहासिक कही जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव, इसका परिणाम दूरगामी भी होगा और एक जिसको कहते हैं कि पूरे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे का ये एक महत्वपूर्ण अगर टेक अवे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी जिसको कहते हैं कि रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हो रही है, विविध विषयों पर चर्चा हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर के AI। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर और चिप की बात करते हैं तो ASML की बात नीदरलैंड में जब हम करें तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो सबसे अग्रणी टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर की वो ASML के पास है और टाटा के साथ में उसने, भारतीय कंपनी टाटा के साथ में ये समझौता हुआ है। और ये समझौता सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम का एक परिचायक भी होगा।
और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। जो भारत की आकांक्षा है, इच्छा है, जो भारत का स्वप्न है, और उस दिशा में अगर ये कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण कदम है तो गलत नहीं होगा। समझौता टाटा और ASML के बीच में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, और ये जिसको कहते हैं कि ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। आने वाले समय में इन तस्वीरों को याद रखा जाएगा कि 16 मई को टाटा और ASML के बीच में समझौता हुआ था, और उसके बाद निश्चित तौर पर इतिहास जो है वो लिखे जाने की, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। निजी क्षेत्र में सही, लेकिन लगातार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम का परिचायक होगा ये समझौता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार, लगता है मेरी बारी। हाँ, जा देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब कोई राह नजर न आए, नालसा का साथ पाए, मध्यस्थता से सुलह का रास्ता बनाए, झगड़े मिटाए, रिश्ते सवारे, सुख शांति से जीवन सुखाए। नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। अभी हमने आपको दिखाया कि जो चोलकालीन कॉपर प्लेट्स थी वो भारत को वापस की गई हैं। धरोहरों की वापसी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ हमने बताया कि डच कंपनी ASML और टाटा के बीच में MOU साइन हुआ है। ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं कि खबरें भी हैं और बेहद महत्वपूर्ण कदम भी है। इस पूरी खबर पर और इस घटना पर, इस घटनाक्रम पर हम बात करेंगे। अरुण शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त द हेग से जुड़ रहे हैं। अरुण, किस तरह से, सबसे पहले अगर हम MOU साइनिंग को देखें, किस तरह से इसको माना जाए, कैसे आप इसको देखेंगे इस लिहाज से भी कि ये भारत के लिए और का जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो भारत की आकांक्षा है उसके सच होने जैसा है, या उसके लिए एक पहला कदम माना जाए, एक बढ़ता कदम माना जाए? कैसे देखते हैं इसको? निखिल, देखिए, ये जो दोनों इस समय पर जो इवेंट्स हुए हैं, ये आइडियली दिखाते हैं कि विकास भी विरासत भी। एक तो जाहिर सी बात है, हम जहाँ तक विकास की बात करते हैं हम इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र के अंदर भारत लगातार अपनी खुद की लोकल कैपेसिटीज को एनहांस कर रहा है। टाटा ऑलरेडी भारत के अंदर, आपको याद होगा कि धौलेरा के अंदर फैब का
जो प्रोजेक्ट है उसने उसको लगाया है। एक ओसैट फैसिलिटीज भी वो असम के अंदर उसको लगा रहा है। इन तमाम फैसिलिटीज के माध्यम से वो अपनी कैपेसिटी को एनहांस करना चाहता है, जिससे कि लोकली हम लोग सेमीकंडक्टर्स और फैब्स हैं उनको हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकें और ग्लोबली हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर सकें। और टाटा के साथ ASML को कोलैबोरेट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो नेदरलैंड्स की ASML की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही फाइन टेक्नोलॉजी मानी जाती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो एक अच्छी खासी एक्सपर्टीज भारत को मिलेगी जहाँ तक टाटा के साथ MOU की बात की जाए। और साथ ही साथ टाटा के पास एक बहुत ही मैसिव, आप इसको यूं समझ सकते हैं कि कैपेसिटी है मास लेवल पर उसको प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का, जब तक हमारी सेमीकंडक्टर्स की बात आती है। तो इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, खास तौर पर जब दुनिया के अंदर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे में भारत का सेमीकंडक्टर्स के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। इससे ASML और टाटा एक साथ आएंगे सेमीकंडक्टर्स को लोकली मैन्युफैक्चर करने की दिशा के अंदर, और नेदरलैंड्स की टेक्नोलॉजी जब इसके साथ कोलैबोरेट करेगी तो जाहिर सी बात है बहुत ही फाइन प्रोडक्ट्स जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम बना पाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपने चोला जो लेड इन कॉपर प्लेट्स है इसकी बात की, तो इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर पिछले 10 साल में आप इस बात को पाएंगे कि जो ग्लोबली जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उसको भारत वापस लेकर के आना, अपनी विरासत को वापस भारत में लेकर के आना, ये फोकस प्राइम मिनिस्टर मोदी का रहा है। अब जहां तक इस कॉपर प्लेट्स की बात की जाए, बहुत ऑर्डिनरी प्लेट्स नहीं है, ये 21 लार्ज प्लेट्स हैं और इसमें 3 स्मॉल प्लेट्स भी हैं। अब ये 30 किलोग्राम की है। अब इसका इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि डच या नेदरलैंड्स की अगर बात की जाए तो काफी लंबे समय से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट में थी कि ये जो चोला प्लेट्स है जो कि भारत की विरासत है वो भारत में वापस लाई जा सके। ये हालांकि लेडन यूनिवर्सिटी के पास में थी और अब ग्रेजुअली इस बात का MOU साइन हो रहा है और जो डच गवर्नमेंट है वो ऑफिशियली अब भारत को ये हैंडओवर कर रही है, जो कि चोला साम्राज्य की जो प्लेट्स हैं वो हुआ करती थी। जो राजा जो चोला 1 है, तो वो जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में हम इनको जानते हैं, जिन्होंने के बृहदेश्वरा टेम्पल को बनाया था तंजावुर के अंदर, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये जो तमाम लिंक्स हैं, कनेक्ट हैं, जो हमें अपनी विरासत से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे कल्चर से जोड़ती है, और उस लिहाज से ये जब भारत आएंगी तो काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। अभी हम जानते हैं कि जो बुद्ध की जो रेलिक्स हैं, जो पिपरावा रेलिक्स हैं, वो एक तरह से वापस उनका भारत में आना। अब पिछले 10 से 12 साल में देखिए कि 650 से ज्यादा एंटिक्विटीज और आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि भारत के अंदर इसको रिपैट्रिएट किया गया है। अब इससे पहले पाएंगे कि 1947 से लेकर के 2014 तक केवल देखिए 13 के आसपास आर्टिफैक्ट्स और एंटिक्विटीज वापस ला पाए थे। तो ये दिखाता है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी विकास भी विरासत की अभी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और फोकस इस बात पर ही है कि कैसे जो हमारा कल्चरल कनेक्ट है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। जी, निश्चित तौर पर जो हमारा कल्चर कनेक्ट है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर सांस्कृतिक कूटनीति की एक बड़ी सफलता इसको माना जाए तो गलत नहीं होगा। अरुण शर्मा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो इन खबरों का विश्लेषण और इन जो लाइव इनपुट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं वो भी हम जारी रखेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए
रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो चोल काल की अमूल्य धरोहर जो भारत को वापस सौंपी गई है, कितनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। चोल काल की अमूल्य धरोहर अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में से है। और क्यों ऐसा है ये भी हम आपको बताते हैं। इसको न सिर्फ पुरातन काल की वजह से बल्कि इनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। ये प्लेटें चोल सम्राट राजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल से जुड़ी हुई हैं। और दोनों का शासनकाल किस तरह का था, उनका इतिहास में बहुत महत्व भी है और यह समझा जा सकता है। इनमें नागपट्टिनम के चूड़ामणि विहार को दिए गए भूमि और राजस्व अनुदानों का उल्लेख है। ये जो भी पट्टिकाएं हैं इस पर उसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। चूड़ामणि विहार क्या है? ये बौद्ध विहार दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो एक दक्षिण पूर्व एशिया के जो शासक थे वहां तक हमारे संबंध थे, ये भी उसको बताने के लिए और उसको सामने लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह से इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक हमारे जो संबंध थे उस दौर के राजाओं के वो भी थे और वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करवाते थे। वो यहाँ पर भी किस तरह से उनका अपना चीजें थी और किस तरह से जो आपस में संबंध थे वो ये भी दर्शाते हैं। उस दौर के गहरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ये दिखाता है कि कितने गहरे उस दौर के राजाओं के भारत के जो राजा थे उनके संबंध थे दक्षिण पूर्व में। इन प्लेट्स पर संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में शिलालेख अंकित है। दोनों भाषाओं में दरअसल अंकित किया गया है, लेख अंकित किया है, उत्कीर्ण है तमिल में और संस्कृत में। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाग में चोल वंश की वंशावली और राजाओं की गौरव गाथा दर्ज है। भगवान विष्णु के की गौरव गाथा उसमें दर्ज है, कुछ चोल राजाओं की गौरव गाथा दर्ज है। और तमिल लेखों की बात करें तो उसमें राजा राज चोल की प्रथम की उपलब्धियों और उनके दान का विस्तृत वर्णन है कि किस तरह से उन्होंने दान किया था, किस प्रकार से जो उनकी उपलब्धियां थी वो क्या थी। तो इन अभिलेखों से दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मजबूत समुद्री संबंधों की भी जानकारी मिलती है कि किस तरह से सी रूट्स डेवलप थे और किस तरह से हमारे जहाज आते जाते थे वहां पर। इतिहासकार मानते हैं कि ये प्लेट्स उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता का भी बड़ा प्रमाण है। इसलिए भी क्योंकि बौद्ध कालीन तमाम जो स्ट्रक्चर्स थे उसको हिंदू राजाओं ने तैयार किया था। तो जब हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं तो वो सामने आता है। क्यों इतनी खास है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स अपने विशाल आकार और ऐतिहासिक महत्व के कारण बेहद खास हैं और इनका जो आकार है, इस पर जो उत्कीर्णन है, जो इस पर लिखा हुआ है, उस वजह से इसका महत्व बन जाता है। इन प्लेट्स में 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की चादरें शामिल है। तांबे की प्लेट्स दरअसल शामिल है। कुल वजन करीब 30 किलोग्राम का इनका होता है। इसके साथ ही साथ सभी प्लेट्स एक गोल तांबे के छल्ले से जुड़ी हैं जिस पर चोल राजवंश की शाही मुहर अंकित है। जो ये आपने तस्वीरें देखी और अभी अपने आपको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है तो वो भी आपने देखी होगी कि ये सारी प्लेट्स किस तरह से एक तांबे के छल्ले में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ये सिर्फ शिलालेख नहीं है, एक उत्कीर्णन नहीं है, बल्कि मध्यकालीन भारत के समुद्री व्यापार और वैश्विक रिश्तों का अहम दस्तावेज भी है। ये बताता है कि किस तरह से भारत का जो इतिहास था और मध्यकालीन भारत के समुद्री व्यापार का और वैश्विक जो दूसरे राजाओं के साथ में उनके रिश्ते थे, कैसे गहरे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते थे, वो उसका एक जीता जागता प्रमाण है। डच औपनिवेशिक शासन के दौरान ये प्लेट्स भारत से नीदरलैंड पहुंच गई थी। ये उस दौर की बात है जब उपनिवेश काल था, उस दौरान ये प्लेट्स भारत से नीदरलैंड पहुंच गई थी। बाद में इन्हें लीडन विश्वविद्यालय के एशियाई संग्रह में सुरक्षित रखा गया था और वहां से उसके बाद कई दौर की वार्ताओं के बाद पिछले कई वर्षों से बात हो रही थी, इन ऐतिहासिक पट्टिकाओं को भारत को सौंपा गया है एक लंबी वार्ता के बाद और भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद, और जिसे सांस्कृतिक विरासत की बड़ी वापसी माना जा सकता है और कहा जा सकता है और कहा जा रहा है। दरअसल नीदरलैंड से भारत वापसी, पट्टिकाओं की वापसी ने भारत और नीदरलैंड के सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती दी है। बिल्कुल, जब हम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार और निवेश की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं और वो एक बड़ा जेस्चर भी दिखाता है नीदरलैंड की तरफ से।
और सांस्कृतिक धरोहर की स्वदेश वापसी की अगर हम बात करें तो लगातार मोदी सरकार इसके लिए प्रयास करती रही है। पिछले 10-12 वर्षों में मोदी सरकार में भारत की खोई सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी का जो पूरा अभियान चला करके इसको एक तेज गति दी गई है। पिछले एक दशक में विदेशों ने भारत को लौटाई है 666 प्राचीन कलाकृतियां। जी, 666 प्राचीन कलाकृतियां भारत को लौटाई हैं। इनमें चोरी की हुई मूर्तियां, प्राचीन शिल्प, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक कलाकृतियां शामिल हैं। और हम लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री के दौरों में या वैसे भी खबरों में देखते रहे, और खासतौर पर अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से और अन्य देशों ने भारत को सांस्कृतिक धरोहरें लौटाई हैं। और ये जो है वो लगातार जारी रहता है। जिस तरह से नीदरलैंड में आज ये कॉपर प्लेट्स लौटाई गई हैं। अमेरिका ने 2016 से 2023 तक भारत को 578 कलाकृतियां लौटाई हैं। अकेले 2021 में 157 कलाकृतियां अमेरिका से लौटाई गई थी। अमेरिका में सबसे ज्यादा इस तरह की कलाकृतियां चोरी करके और दूसरे तरीके से ले जाई गई हैं, उनको वापस लौटाया गया है। ब्रिटेन से, जर्मनी से और दूसरी जगहों से लौटाई जा रही है। खोई विरासत की वापसी, भारत के आत्मगौरव की पुनर्स्थापना अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये अपने आप में खोई विरासत की घर वापसी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सभ्यतागत स्मृति को मजबूती मिल रही है और लगातार सरकार ने एक प्रयास इसके लिए चलाया, एक अभियान चलाया है और उस अभियान में आज फिर एक बार एक सफलता मिली है। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद ये कितना, जब हम सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक विरासत की घर वापसी कहते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या है इसके मायने, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जिस तरह से आपने बताया कि ऐतिहासिक धरोहर भारत को वापस मिल रही है, जो कॉपर प्लेट्स हैं चोल राजाओं के, चोल कालीन दरअसल, वो वापस लाई गई है, बेहद महत्वपूर्ण है। और इस पर हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक एम्बेसडर मीरा शंकर जुड़ी हुई हैं, जो कि पूर्व महानिदेशक भी है आईसीसीआर की। एम्बेसडर मीरा शंकर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे इसका आकलन करेंगी, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से एक अभियान चलाया गया है पिछले 10-12 वर्षों में, जो खोई हुई विरासत, खोई हुई सांस्कृतिक धरोहर जो देश से किसी भी कारण से, चाहे वो औपनिवेशिक काल में ले जाई गई या चोरी करके तमाम मूर्तियां और इस तरह के आर्टिफैक्ट्स ले जाए गए हैं, किस तरह से आप देखती हैं आज जब हम नीदरलैंड से इन चोल कालीन कॉपर प्लेट्स को वापस पा रहे हैं? ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर और जो इतिहास है उसके बारे में हमें सबूत मिलता है और नॉलेज मिलता है। जी। तो राजा राज चोला जो थे वो एक काफी जाने माने रूलर थे। उनके जमाने में काफी मंदिर वगैरह भी बने। और इस कॉपर प्लेट से ये भी पता चलता है कि भारत के रिश्ते उस समय राजा राज चोल के जो किंगडम थी वो दक्षिण पूर्व एशिया से भी रिश्ते रखते थे, व्यापार के भी और संस्कृति के भी और धर्म के भी, और काफी आना जाना दोनों देश कई क्षेत्रों के बीच रहता था।
और ये भी हमें पता चलता है जी कि जो हिंदू राजा थे वहाँ के, वो केवल हिंदू टेम्पल्स को ही नहीं दान देते थे, पर बुद्ध विहार को भी देते थे। जी और कई राजा जो दक्षिण में थे, वो दोनों ही धर्म एक तरीके से अपनाते थे। कभी वो हिंदू होते थे, कभी वो बौद्ध होते थे, पर इन प्लेट से हमें पता चलता है। जी तो ये एक काफी अच्छी कोशिश रही है कि जो भारत की संपत्ति है, जी जो बाहर चली गई है इतिहास की वजह से या चोरी की वजह से, वो अब धीरे धीरे वापस आ गई है। और बाकी देश भी अब इसमें सहयोग देने लगे हैं, जो पहले कुछ सालों पहले तक नहीं देते थे। अब उन्होंने भी अपनी नीति बदली है, क्योंकि कई देशों से भी मांग हुई है कि हमारे यहाँ से जो चोरी करी गई संपत्ति है वो वापस दो। कई चीजें नहीं भी देते हैं, जैसे एल्जिन मार्बल्स हैं ग्रीस के, जो यूके में है, वो यूके नहीं देता, कोहिनूर नहीं देता, पर बाकी चीजें, कई चीजें दे भी रहे हैं कई देश। तो ये एक अच्छी बात है। और ये जो प्रधानमंत्री का नीदरलैंड्स में यात्रा रही है, इसमें ये ASL और टाटा के बीच जो समझौता हुआ है, जो हमें मिली है, ये कॉपर प्लेट्स, ये एक तरीके से बीते गए दिनों के बारे में बताती है। पर ये ASML और टाटा के बीच जो समझौता हुआ है, ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ASML जो है वो सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स बनाती है, उसके पास नैनोलिथोग्राफी की टेक्नोलॉजी है, और इससे अभी तक जो भारत के पास सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, काफी एक तरीके से कह सकते हो डेटेड है, बहुत एडवांस नहीं है। इस जॉइंट वेंचर से ये उम्मीद रहती है कि आगे चल के हम लोग और एडवांस टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यहाँ बना पाएंगे, और अपनी जो एक्सपर्टीज है इस क्षेत्र में वो बढ़ा पाएंगे। तो वो भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी, आपने दोनों महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की बात कही, तो दोनों पे ही मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से थोड़ा इसको और विस्तार दें। और जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारा या ये कहें कि बहुत ज़बरदस्त प्रयास, एक पूरा अभियान भारत सरकार की तरफ से पिछले 10-12 वर्षों में चलाया गया है कि जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है उसको वापस लाया जाए। ये जो चोलकालीन कॉपर प्लेट्स हैं, इनका वापस आना, किस तरह से आप इसको एक सांस्कृतिक कूटनीति की भारत के लिहाज से उसको जीत के तरह से देखती हैं? एक सवाल ये, और दूसरा जो आपने ASML और टाटा के बीच में जो समझौते की बात कही, किस तरह से ये जो भारत का, ये जो हमारा सेमीकंडक्टर विजन है, उसको एक नई राह देता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो कॉपर प्लेट्स राजा राज चोला के समय की जो वापस करी गई हैं, मैं जीत और हार इसमें नहीं मानती। मैं सोचती हूँ कि ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग जीत से है। तो मेरा सवाल था कूटनीतिक सफलता के तौर पर कैसे देखती हैं, क्योंकि इसको लाने में प्रयास बहुत करना पड़ता है, शायद आप बेहतर बताएंगी। सफलता तो है जी, क्योंकि पहले तो कोई देश तैयार ही नहीं होता था कोई चीज वापस देने के लिए। पर इससे हुआ क्या कि जो विकासशील देश थे जी, उनके यहाँ से काफी चोरी का सामान बाहर गया है। आप उनके बड़े बड़े म्यूजियम्स में देखिए तो चोरी से यहाँ से कई सारी मूर्तियां, कई सारी ऐतिहासिक ऑब्जेक्ट्स, डार्ट, सब
वहाँ दिखती थी, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था मांग पे कि आप ये लौटाएं। अब जो है थोड़ी नीति बदली है और यूएस ने काफी सारी ऑब्जेक्ट्स भारत को लौटाई है और बाकी देश भी अब थोड़ा बहुत लौटाने लगे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें मैं जीत और हार की बात नहीं करूंगी, बिल्कुल पर कूटनीतिक सफलता की बात जरूर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए और इस विषय पर महत्वपूर्ण बात करने के लिए एम्बेसडर मीरा शंकर। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब कोई राह नजर न आए, नालसा का साथ पाए, मध्यस्थता से सुलह का रास्ता अपनाए, झगड़े मिटाए, रिश्ते सवारे, सुख शांति से जीवन सुखाए। नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 151000 पर। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्र सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देते हुए पहली बार जिहादी ड्रग कहे जाने वाले कैप्टागन की बड़ी खेप जब्त की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ऑपरेशन रेजपिल के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन रेजपिल की जानकारी देते हुए लिखा कि मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए संकल्पित है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन रेजपिल के तहत हमारी एजेंसियों ने पहली बार कैप्टागन, जिसे तथाकथित जिहादी ड्रग कहा जाता है, उसकी 182 करोड़ रुपए की मूल्य की खेप जब्त की है। मध्य पूर्व भेजी जा रही इस ड्रग खेप का भंडाफोड़ और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी नशे के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का मजबूत उदाहरण है। मैं फिर दोहराता हूं कि भारत में आने वाले या हमारे देश को ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल कर बाहर भेजे जाने वाले हर ग्राम ड्रग्स पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। एनसीबी के बहादुर और सतर्क योद्धाओं को बधाई। कैप्टागन असल में फेनेथिलिन नामक एम्फेटामिन आधारित ड्रग का एक रूप है। मिडिल ईस्ट के युद्धग्रस्त इलाकों और आतंकी संगठनों के लड़ाकों के बीच इसके इस्तेमाल की वजह से इसे जिहादी ड्रग कहा जाता है। इस ड्रग का सेवन करने के बाद इंसान को दर्द, डर या थकान का एहसास कम हो जाता है। यही वजह है कि इसे लड़ाई और हिंसक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस तरह की ड्रग्स न केवल युवाओं को बर्बाद करती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंक नेटवर्क को भी बढ़ावा देती है। और हरियाली से खुशहाली, विकास से विश्वास और संस्कारों से समाज को मजबूत बनाने का संदेश लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। गांधीनगर में उन्होंने ग्रीन लोकसभा अभियान से सड़क, शहरी विकास और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। पौधारोपण से बदले पर्यावरण की तस्वीर हो या फिर बच्चों में संस्कार और मुस्कान बांटने की पहल, अमित शाह के इस दौरे में विकास और जन भागीदारी दोनों की झलक दिखाई दी। है। दौरे के दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में ग्रीन लोकसभा पहल के तहत चल रहे पौधरोपण अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया। बीते 3 साल में क्षेत्र में 1.5 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। इन निरंतर प्रयासों का परिणाम यह है कि लोकसभा क्षेत्र के औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई है।
गृह मंत्री ने सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर चल रहे आधुनिकीकरण कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए भी एक समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी GUDC और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की मानसा नगर पालिका से संबंधित विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में रामशे बालक खिलेशे बालक अभियान के तहत खिलौना संग्रह अभियान के प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ एक बैठक की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने अखंड आनंद एवं सत्यु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा बैठक की। अखंड आनंद एवं सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट बीते एक शताब्दी से आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीय परंपरा का गुजराती भाषा में अनुवाद करके जन जन तक पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां विधानसभा चुनाव के बाद सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर बीजेपी और TMC आमने सामने हैं। बीजेपी इसे भड़काऊ राजनीति बता रही है, जबकि TMC इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में राजनीतिक घमासान चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद भाजपा और TMC के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस विवाद की मुख्य वजह अभिषेक बनर्जी द्वारा चुनाव प्रचार और उसके बाद इस्तेमाल की गई तीखी भाषा है। भाजपा ने राज्य में TMC के शासनकाल में लोगों में व्याप्त भय और डर के माहौल का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री निशित प्रामाणिक ने अभिषेक बनर्जी को एक अपरिपक्व नेता बताते हुए जमकर निशाना साधा। जिस भाषा अभिषेक बनर्जी प्रयोग किया, ऐसा कुभाषा का प्रयोग के लिए उनका ऊपर FIR हुआ। उसका कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जितना अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको और होगा। अभिषेक बनर्जी एक इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर है, जिन्होंने पैराशूट से आकर राजनीति करना शुरू किया। जिस तरह से बंगाल में अत्याचार चलाया, जिस तरह से बंगाल में लॉलेसनेस हुआ, कहीं ना कहीं जाके इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, इसके लिए अभिषेक बनर्जी भी एक नंबर का जिम्मेदार है और निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगा। इस पूरे मामले को लेकर TMC ने भाजपा पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कराने का आरोप लगाया है। TMC सांसद डोला सेन और सौगत राय ने कहा कि चुनावी भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। मैं इसे राजनीतिक बदले की कोशिश के तौर पर देखता हूं। मैंने अभिषेक बनर्जी का तथाकथित बयान देखा है और मुझे उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। मुझे पूरा यकीन है कि अभिषेक बनर्जी इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। हर वक्त फाइनली लास्ट बात होते हैं जस्टिस, न्याय, सच और पीपल। तो हमको लगता है इधर भी सच, न्याय और आम जनता, पीपल, कॉमन पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान देने के आरोप में 15 मई को कोलकाता के बिधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता राजीव सरकार ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी ने चुनावी रैलियों और प्रचार के दौरान धमकी भरे और भड़काऊ भाषण दिए। महेश तला, आरामबाग, हरिण घाटा और नंदीग्राम में हुई रैलियों में अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकाने वाली और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे हिंसा भड़कने और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर BNS की धारा 192, 196, 351(2), 353(1)(c) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(2) एवं 125 के तहत मामला दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई जांच में जुटी हुई है। इसी क्रम में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में मनीषा वाघमारे और पीवी कुलकर्णी को 10 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। मनीषा वाघमारे और पीवी कुलकर्णी लीक हुए नीट यूजी परीक्षा पेपर को हासिल करने और उसे बांटने की साजिश में शामिल थे। केमिस्ट्री के टीचर पीवी कुलकर्णी और उनकी सहयोगी मनीषा वाघमारे को सीबीआई ने पुणे से गिरफ्तार किया था और आज सीबीआई जज अजय गुप्ता की कोर्ट में दोनों आरोपियों की पेशी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीजल पेट्रोल के कम इस्तेमाल करने के आग्रह के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने अपने सरकारी कॉन्वॉय में बदलाव कर लिया है। उन्होंने अपने साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम कर दी है ताकि प्रशासनिक खर्च कम हो और जनता के बीच दूरी घटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर पूरे देश के नेताओं और अधिकारियों में साफ देखने को मिल रहा है। बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी कॉन्वॉय में चल रही गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी कॉन्वॉय में कटौती के बाद सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी आग्रह किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजल और पेट्रोल कम खर्च के मंत्र को ऐसा आत्मसात किया कि आज उनके दौरे में मात्र 2 गाड़ियों का ही काफिला चल रहा था। एक गाड़ी में स्वयं मुख्यमंत्री बैठे थे तो दूसरे में उनके सुरक्षा कर्मी चल रहे थे। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी आज लखनऊ बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे, जहां सिर्फ एक गाड़ी उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही थी। प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश से अपील किया, क्योंकि जिस प्रकार से वैश्विक संकट पूरे दुनिया पे है, उससे लड़ने के लिए, उसकी तैयारी के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर दिखा। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने भी पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से बने हालात को देखते हुए अपनी गाड़ियों का काफिला आधा कर दिया है। पहले भी हम ये गाड़ी को लेके हमने हमेशा कहा जितना कम हो सके कम करो, तो अभी जब ये सिचुएशन आया तो 7 गाड़ी था तो मैंने कहा 4 गाड़ी देने के लिए, क्योंकि मैं डीजी साहब से बात किए तो बोले ये तो मिनिमम देना पड़ेगा आपको, तो अल्टीमेटली दिया है। और ये देख के सभी जो हमारा मिनिस्टर साहब है और बाकी जो है ये लोग भी अभी ये सब कर रहे हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने कॉन्वॉय में लगभग आधा कटौती की और जनता के लिए सड़क पर आने जाने की सुविधा बढ़ाई। डीजल पेट्रोल की बचत का ये कदम है तो छोटा, लेकिन जनता के लिए एक प्रभावशाली संदेश है कि नेतृत्व केवल शक्ति और सुविधा में नहीं बल्कि जनता के साथ जुड़ने और सादगी अपनाने में ही निहित है। पीएम की अपील का ये असर साफ बताता है कि कई नेता अब जनता की नजरों में अधिक भरोसेमंद और संवेदनशील बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के इस विशेष अंक के हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जाते जाते आपको टेनिस की कोर्ट से एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण खबर के साथ छोड़े जाएंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के कोर्ट पर इस बार कई बड़े खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। चोट और स्वास्थ्य कारणों की वजह से कार्लोस अल्काराज, लोरेंजो मुसेट्टी और हॉल्गर रूरे ने प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच की फिटनेस भी चिंता का विषय बनी हुई है। तो आप विस्तार से इस खबर को देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। फ्रेंच ओपन 2026 के शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से टूर्नामेंट का रोमांच पूरी तरह बदल गया है। इस बार फ्रेंच ओपन का मंच पुरुष वर्ग में कई स्टार खिलाड़ियों से नदारद रहेगा। फैंस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने कलाई की चोट के कारण टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। अल्काराज इस साल भी खिताब के सबसे बड़े दावेदारों में से एक माने जा रहे थे। यूरोपीय क्ले सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद उनसे लगातार दूसरे फ्रेंच ओपन खिताब की उम्मीद थी, लेकिन चोट ने उनके अभियान पर ब्रेक लगा दिया।
अब तय हो गया है कि इस बार पुरुष वर्ग को नया चैंपियन मिलेगा। इटली के क्ले कोर्ट स्टार लोरेंजो मुसेटी भी फ्रेंच ओपन से बाहर हो गए हैं। रोम में इटालियन ओपन के दौरान उन्हें इंजरी हुई थी। मुसेटी इस सीजन में क्ले कोर्ट पर बेहतरीन फॉर्म में थे और बड़े उलटफेर करने की क्षमता रखते थे। उनके बाहर होने से टूर्नामेंट का संतुलन बिखर गया है। वहीं डेनमार्क के होल्गर रूने भी स्वास्थ्य कारणों की वजह से फ्रेंच ओपन में नहीं खेल पाएंगे। पूरे 2026 सीजन में फिटनेस से जूझ रहे रूने ने पूरी तरह फिट होकर वापसी करने के लिए अपना कमबैक टाल दिया है। उधर 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच की फिटनेस भी चिंता का विषय बनी हुई है। जोकोविच ने इस साल केवल 3 टूर्नामेंट खेले हैं और 2 महीने के ब्रेक के बाद इटालियन ओपन में वापसी की थी, लेकिन क्रोएशिया के डिनो प्रिजमिक से हार गए। मैच के बाद जोकोविच ने माना कि वह अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। उनके कंधे पर लगी टेपिंग ने भी पुराने चोट के डर को बढ़ा दिया है। जोकोविच का फ्रेंच ओपन में खेलना भी अभी एक संशय बना हुआ है। फ्रेंच ओपन का महिला वर्ग भी चोटों से अछूता नहीं रहा। वारवारा ग्रेशेवा और सोने कार्टल पहले से ही बाहर हो चुकी हैं, जबकि पूर्व विंबलडन चैंपियन मार्केटा के भी निलंबन के कारण टूर्नामेंट से दूर रहने की संभावना है। कई दिग्गज खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी और फिटनेस को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच फ्रेंच ओपन 2026 हाल के वर्षों का सबसे अप्रत्याशित ग्रैंड स्लैम बनता नजर आ रहा है। हालांकि अब सभी की निगाहें इस बार पर टिकी होंगी कि पेरिस की लाल मिट्टी पर अब कौन नया सितारा बनकर चमकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले, लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।